बच्चों किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का हो, डी ट्रिपल एस बी, आरआरबी, एम्स या किसी अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरत की चीज है वो है आपका एक रोड मैप सेट करना। यानी कि सिलेबस को देखते हुए हम कैसे इसको कवर करेंगे, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर है इसके बारे में जान लेना, उसके सिलेबस को जान लेना कि इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी और हमको इसके लिए कैसे तैयारी करना है। ये सभी बातों को ध्यान रख के अगर आप तैयारी को कर रहे हैं तभी आप सिलेक्शन को पा पाएंगे। क्योंकि बच्चों आज के दौर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है और वैकेंसीज जो आती है वो बहुत ही कम आती है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सिलेक्शन लेना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आप स्मार्ट वर्क यानी कि स्मार्ट स्टडी भी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान हो सकता है। बच्चों मैं हूं डॉक्टर आसिफ अंसारी, स्वागत करता हूं आपके उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मैं आज पूरे एक रोड मैप की तरह से फार्मासिस्ट एग्जाम के बारे में गाइड करूंगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या करने के सोच रहे हो, यानी कि फ्यूचर में किसी वैकेंसी में, यानी कि अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो के अंत तक आप अगर देखें तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, क्या फार्मा पार्ट के अलावा नॉन फार्मा पार्ट भी आता है और किस एग्जाम में कौन सा आता है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वाइज वेटेज, यानी कि किस सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स भी होते हैं, तो किस चैप्टर के किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी बारे में हमें आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ इस रोड मैप को भी तैयार करेंगे कि इसमें हमें कैसे पढ़ाई करनी होगी, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और कैसे टाइम होते हुए हमको इस प्रिपरेशन को, पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ भी बताने से पहले एक छोटा सा आपको मतलब बात बताना चाहूंगा। एक छोटे से वैकेंसी की बात ले लेते हैं, अभी जो हाल फिलहाल में चल रही है। किसकी? यूपी ट्रिपल एससी की। आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी आई है 2026 वाली। इसमें अगर वैकेंसी की बात कर लें या पोस्ट की बात करें तो कितने पोस्ट देखने को मिले थे बच्चों? तो 564 पोस्ट। अच्छा, ये देखिए स्टेट लेवल का है। अभी देखिए दूसरी चीजें, वैकेंसी आई थी 564 पोस्ट पे, इसके एग्जाम की डेट देखें। एग्जाम की जो डेट है वो होने वाली है 29 जून 2026, यानी कि आज से कुछ ही दिनों में, 10 से 15 दिनों में आपके एग्जाम होने हैं। तो अगर यहाँ पे आप सोचें कि सिर्फ हार्ड वर्क करके हम सिलेक्शन को ले लें तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे? कि देखिए थोड़ा सा एनालिसिस में हम जाते हैं कि अगर ये जो है 564 पोस्ट थे, ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा गूगल किया और देखा इसमें फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो फॉर्म है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म की अगर बात कर लें, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म तो लगभग 27,835 के आसपास। ये देखिए अप्रॉक्स डाटा मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं बता रहा हूँ, जो भी हमको देखने को मिले उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो 27,835 पोस्ट देखने, मतलब 27,835 फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो अगर इससे हिसाब से हम रेशियो निकाले कि हमारा कंपटीशन पर सीट पे कितनी है, ठीक है, तो निकाले। इसमें से हाँ एक चीज और है, इसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड फॉर्म है, मतलब फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियां भी होती हैं। शॉर्ट लिस्टेड जो फॉर्म है, ठीक है, वो है लगभग 25,000 के आसपास, ठीक है, कितने? 25,000 के आसपास। लेकिन ऑन एवरेज हम 27,000 को भी लेके चले तो भी हमारा कंपटीशन कितने लोगों के बीच में, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर 27,000 फॉर्म भरे गए हैं, 27,800 लेके ही चलते हैं, 27,800 फॉर्म भरे गए हैं और पोस्ट जो है टोटल 64 564 पोस्ट हैं। तो अगर डायरेक्टली अगर बात करें इसमें, अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो लगभग लगभग आएगा 49, मान के चलते हैं लगभग क्या 50 कैंडिडेट आएंगे आपके, किस पे? पर सीट पे। कितने पे? पर सीट। यानी कि आपका जो कंपटीशन है, एक सीट को हासिल, एक ही सीट तो चाहिए आपको, तो एक सीट को हासिल करने के लिए आपको कितने कैंडिडेट से आपको क्या कह सकते हैं, मतलब कंपटीशन है तो 50 कैंडिडेट लेके मानते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्म इतने कम क्यों दिए गए, तो हमने बताया क्या है कि यूपी ट्रिपल एससी का है एग्जाम, यानी कि स्टेट लेवल का। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। सबसे पहला क्या कि आप डी फार्म किए होने हैं, कि क्या करना है, डी फार्म होना चाहिए, डी फॉर्म, तभी आप एलिजिबल हैं। बी फॉर्म वाले की एलिजिबिलिटी
नहीं मिली है। तो पहला क्राइटेरिया कि जिनके पास डी फॉर्म होगा सिर्फ वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी और देखिए दूसरा जो चीज था वो क्या था कि डी फॉर्म के साथ आप क्या होने चाहिए, यूपी के होने चाहिए। कहाँ के होने चाहिए, यूपी के होने चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये लग गया। तीसरे कंडीशन की बात करें तो तीसरा कंडीशन जिन्होंने इस साल पेट का एग्जाम दिया है सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको ये तीनों क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्या करना होगा, पूरा करना होगा, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, इस वैकेंसी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्टेट लेवल की। इसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करके बात करें, किसकी बात करें, स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं, जैसे मान लीजिए एम्स का बात हो गया, ठीक है, या आरआरबी की बात हो गई, ये सारे क्या हैं, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के आप कह सकते हैं। सेंट्रल लेवल के क्या है, ये वैकेंसीज है। तो इसमें अगर बात करें तो पहली बात तो क्या, ऑल इंडिया के कैंडिडेट जो होते हैं ना, ऑल इंडिया के कैंडिडेट क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। पहली बात तो ये। तो इसमें क्या है कि जाहिर सी बात है स्टेट लेवल और एम्स लेवल में दोनों के कंपटीशन में क्या होगा, डिफरेंसेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। अब फॉर्म की संख्या भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी चीज क्या होती है ना कि इनके कंपेरिजन में यहाँ पे जो वैकेंसीज आती हैं, जो पोस्ट आती हैं या पोस्ट आती हैं, आप कह सकते हैं इनके कंपेरिजन में बहुत कम पोस्ट देखने को हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म भी ज्यादा गिरे और कंपटीशन जो है क्या है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम क्वालिफाई करना अलग स्ट्रेटेजी से करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो स्टेट लेवल का आसान है। यहाँ पे देखिए अच्छी खासी वैकेंसी भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हार्ड वर्क मैं मानता हूँ आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम बच्चों का आ जाती है, एक चीज और हम आपको बात कर लें कि अगर ये 50 कैंडिडेट जो आप देख रहे हैं ना, कितने कैंडिडेट, 50 कैंडिडेट, ये सारे के सारे क्या सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए इसकी जो फीस की अगर बात कर ले तो 25 रुपए के आसपास फीस थी, ये 25 रुपए के आसपास फीस थी फॉर्म की। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही कहेंगे चलो सस्ता फॉर्म है भर देते हैं, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, एग्जाम को दे लेंगे। तो सभी लोग तो सीरियस नहीं होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई तो कर रहे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हैं। उनके साथ मजबूरी क्या है कि जॉब में बहुत ज्यादा टाइम चला जा रहा है, उनको इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वो बढ़िया से पढ़ाई कर पाए, अपना प्रिपरेशन कर पाए। तो सभी के साथ आपका कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन किसके साथ है ये बात जानना जरूरी है। कंपटीशन किसके साथ है, जो सीरियस होकर उसको पढ़ाई को कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन अपना प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप बना के कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आपका कंपटीशन है। तो अगर आप भी इस हिसाब से तैयारी करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए फॉर्म तो गिर गए, जितने भी फॉर्म भरने रहते भरे जा चुके हैं, एग्जाम का डेट भी अनाउंस हो चुका है और अब जो है बहुत कम टाइम है। तो इतने टाइम में अगर आप चाहें कि पूरा का पूरा हम थ्योरी पढ़ लें, सारे सब्जेक्ट को कवर कर लें, ठीक है, और उसके साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज आ रहे हैं, इन सभी चीजों को भी कर ले, तो इतने कम टाइम में अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो इतने कम टाइम में ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीजों को मैनेज कर पाए। तो अभी क्या है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन साथ साथ क्या करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क कैसे कि अभी आपको मैक्सिमम क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका क्या हो जाए। देखते हैं ना, एक आप सुने भी होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपनी गलतियों खामियों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे और उसको आप इंप्रूव करेंगे और सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताएं कि रोड मैप बनाना कितना जरूरी है। अभी क्या है कम टाइम है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं अलग अलग सब्जेक्ट के। इसी वीडियो में हम आपसे बात भी करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है सबसे ज्यादा, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछते हैं और उनके टॉपिक्स कौन कौन से जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप देखें तो इसी उदित फार्मेसी के चैनल पे हमारे उदित फार्मेसी की टीम के जैसे आदित्य सर हो गए, दीपक सर हो गए, स्वाति तेजवानी मैम हो गई, ये सभी लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज करा रहे हैं। यानी कि हर एक टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन को ये लेके और आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन करने के लिए नहीं है बच्चों, उसमें जितने भी ऑप्शन है इन सभी ऑप्शन को डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि पैटर्न बदल के भी आ सकता है। सपोज करिए अगर कोई क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ दिया है, अगर उसमें पूछ दिया आरबीसी के बारे में तो दूसरे क्वेश्चन में डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो सकती है चीजें, तो इसीलिए सभी ऑप्शन को भी डिस्कस करते हुए हम लोगों ने इस चीजों को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर इन वीडियोस को आप देखिए, इनके लेक्चर को अटेंड करिए ताकि आपके प्रिपरेशन
और अच्छे से हो सके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, बात अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम रोड मैप की बात कर रहे थे। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, चूक कहाँ जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, दो चीजें एग्जाम में, थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं आपको, एक चीज और बता देते हैं कि इसकी बात कर लें यूपी ट्रिपल एससी की। तो एक मिनट, हाँ, फार्मा पार्ट आपका आने वाला है कितने, 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी साथ साथ आपको नॉन फार्मा भी पढ़ना है। कौन से सब्जेक्ट हैं इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेंगे कितने, 35, जो कि टोटल हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इस एग्जाम से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ फार्मा पार्ट को ही कवर करते हैं, नॉन फार्मा उनका वीक होता है, सोचते हैं इसको नहीं पढ़ेंगे। तो ये सबसे मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे, और जहाँ पे सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो जाती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फार्मा पार्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही बस पढ़ते हैं और कवर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये ऐसे क्या है कि हमको सभी चीजों को लेकर अगर चलेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे, तभी सिलेक्शन को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको बताएंगे, अपने मेन टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि हमने बता दिया आपको कि फार्मा और नॉन फार्मा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करें तो उसमें आपको फार्मा पार्ट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नॉन फार्मा पार्ट से भी। अब बात कर लेते हैं, फार्मा पार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा, पार्ट ए, जो कि क्या है अपना कोर सब्जेक्ट, और दूसरा है कि इसके अलावा अदर भी सब्जेक्ट। देखिए, छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन पकड़ किस पे बनानी है, इसके बारे में हमको ज्यादा डिस्कस करना है। तो कोर पार्ट की बात करें, यानी कि अपना मेजर जो सब्जेक्ट है, इसके बारे में बात करें तो एक अपना है क्या, फार्माकोलॉजी, दूसरा है फार्मास्यूटिक्स, और तीसरा क्या है, केमिस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं। देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है सारे के सारे डिप्लोमा लेवल के ही है। कुछ ही सब्जेक्ट जो होते हैं या कुछ ही टॉपिक्स आप कह सकते हैं जो बैचलर लेवल का भी लेना पड़ता है। ज्यादातर एग्जाम में आपका डिप्लोमा लेवल में काम चल जाता है। तो इसमें अगर बात करें कि सबसे ज्यादा यहाँ पे कोर पार्ट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए, फार्माकोलॉजी आपको हॉस्पिटल के अंदर ज्यादातर जॉब करना होता है। तो फार्माकोलॉजी जो कि किससे डील करता है, ड्रग से रिलेटेड चीजों को पढ़ाई होती है। ठीक है, तो आपको दवाइयों के बारे में तो सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी कैटेगरी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में आपको आना चाहिए। तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। अभी हम आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि किसका कितने टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दूसरा है फार्मास्यूटिक, इससे भी बहुत ही अच्छे खासे एक वेटेज के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो है आपका क्या है, केमिस्ट्री। यानी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियस हैं तो इन सभी तीन सब्जेक्ट को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन बी पार्ट जो है अपना अदर सब्जेक्ट, इनको भी छोड़ना नहीं है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, फार्माकोलॉजी 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 ही पढ़ते जाते हैं, सुटिक्स में है तो सुटिक्स पे ही पढ़ते जाते हैं, केमिस्ट्री को ही पढ़ते जाते हैं। लेकिन इन मेजर सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट हैं, वो भी एक या दो क्वेश्चन जो आते हैं ना, बहुत छोटे छोटे या बहुत ही कम क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन ये भी अच्छे खासे आपको नंबर देते हैं, जो कि सिलेक्शन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक एक नंबर भी क्या करता है, मायने रखता है। तो इन सब्जेक्ट से जो कि बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है, यहाँ से भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे इन्हीं को पढ़ते रह जाते हैं, इसको नहीं देखते। तो इनमें भी आपको ध्यान देना है। अदर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, तो एचएपी, इससे भी 3 से 4 या 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जूरिस्प्रूडेंस जो है आपका, जूरिस्प्रूडेंस आप इथिक्स एंड लॉ जिसको कहते हैं, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम जैसे अगर डीआई वगैरह कर दें तो मेजर पार्ट हो जाता है ये, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने मिलते हैं। हॉस्पिटल के अंदर भाई साहब आपको जॉब करनी है तो हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी से भी, बायोकेमिस्ट्री, कम्युनिटी फार्मेसी और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, इन सभी चीजों से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन मेजर पोर्शन की बात करें तो ये अपना जो कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से देखने को मिलता है। तो आपको मेन सब्जेक्ट को तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ क्या करना है, अदर सब्जेक्ट को भी, यानी कि जो कम क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी करना है। क्योंकि एक एक बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे तो आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये हो गया अपना फार्मा पार्ट। नेक्स्ट बात करेंगे हम किसके बारे में, तो नॉन फार्मा पार्ट। यानी कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए, फार्मेसी या बायो वाले ज्यादातर जाते हैं, इसमें का जिनको मैथ्स से प्रॉब्लम होता है, रीजनिंग से प्रॉब्लम होती है, वही इस सब्जेक्ट को लेते हैं। तो उनका मान के चलते हैं हम कि नॉन फार्मा पार्ट थोड़ा वीक होता है। और नहीं भी वीक है तो मान लेते हैं ये कि बहुत पहले पढ़े हैं, यानी कि 12th के पहले पढ़े रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा वॉश आउट हो गया रहता है, इनको पकड़ नहीं बना पाते हैं नॉन फार्मा पार्ट में। यहाँ से भी दिक्कत होती है। फार्मा फार्मा पढ़ के अगर आप सोचें कि सिर्फ और फार्मा पार्ट से हम अपना सिलेक्शन ले लें तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आपको नॉन फार्मा भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लेकिन दोनों पार्ट को मैनेज करेंगे तभी हो पाएगा। कुछ एग्जाम की बात करें, जैसे पहले ईएसआईसी का, अब तो कंबाइंड हो चुका है एम्स के साथ, पहले ईएसआईसी की अगर बात कर लें तो पहले 2023 में जब पेपर हुआ था उस टाइम की अगर हम बात करें
तो क्या था कि क्वेश्चन को बांट दिया था क्या कि आपको फार्मा में भी क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और नॉन फार्मा में भी क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है अलग अलग, और उसके बाद से आपका मेरिट बनेगा और उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होगा। सिर्फ और सिर्फ आप चाहें कि हम फार्मा पार्ट को करके सिलेक्शन ले लें या नॉन फार्मा को ही पढ़ के सिलेक्शन ले लें तो नहीं होगा, दोनों में आपको पास करना जरूरी था, मतलब मिनिमम नंबर आपको दोनों में लाना जरूरी है, तभी जाके आप आगे कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहने का सीधे सीधे मतलब यह है कि आपको फार्मा और नॉन फार्मा दोनों को लेके चलना है, भले ही थोड़ा कम या ज्यादा पड़े चलेगा, ठीक है। अब नॉन फार्मा में सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं जो पूछे जाते हैं, तो किसी किसी एग्जाम में, किसी में क्या मैक्सिमम कह सकते हैं कि जो पहला वाला है ना अपना जीके और क्या करंट अफेयर, ये तो पूछे ही पूछे जाते हैं। रीजनिंग्स भी आती ही आती हैं, किसी किसी एग्जाम में जनरल साइंस और मैथ्स भी आते हैं, ठीक है। किसी में कंप्यूटर के सब्जेक्ट को, जैसे अभी आप यूपी टीपीएससी की बात करें तो कंप्यूटर वहां पे आना है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो भी जीके कौन, जो आपके यूपी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम की बात करें तो उसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज भी मैंडेटरी होता है, यानी कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो एसजीपीजीआई यानी कि लखनऊ में जो पीजीआई है उससे एसजीपीजीआई की बात करें तो इनमें आपको हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे हमने एक मेजर मेजर बात किया है कि नॉन फार्मा के कौन कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, लेकिन जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वहां पे आपको सिलेबस को देख लेना है। ये सारे सातों जो सिलेबस दिखे सबसे नहीं आते हैं, किसी में अगर जीके पूछ रहा है, रीजनिंग पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है, किसी में जनरल साइंस पूछ रहा है, किसी में कंप्यूटर को भी पूछ ले रहा है, तो आपको सिलेबस को देखते हुए ही अपनी तैयारी को करना है। यहाँ पे जो है हमने टोटल बता दिया कि यहाँ से क्वेश्चन आपको नॉन फार्मा को देखने को मिलते हैं, तो आप सिलेबस को देखते हुए ही अपनी तैयारी को करेंगे। जो चैप्टर आ रहा होगा, जो सब्जेक्ट को है उसी को आप कवर करेंगे, बाकी फार्मा पार्ट का भी आप सिलेबस देख लेंगे। तो ये तो हमने मेजर बात कर लिया क्या कि फार्मा और नॉन फार्मा की बात। अब वेटेज के हिसाब से देखते हैं कि हमारा जो फार्मा वाला पार्ट है उनकी बात कर लें तो देखिए लगभग 15 से 20% वेटेज, यानी कि टोटल पेपर का 15 से 20 कह सकते हैं 15 से 20 परसेंटेज, यानी कि अगर क्वेश्चन में बात करें तो किसी किसी में ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं 18 से 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ फार्माकोलॉजी को देखने को मिल सकता है, समझ रहे हैं। तो आप समझिए ये कितना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उनमें भी चैप्टर वाइज बात करें, फार्माकोलॉजी के अंदर चैप्टर वाइज बात करें तो हाई एल्ड चैप्टर, यानी कि जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, वो है बच्चों क्या कि जनरल फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्मेकोकाइनेटिक्स हो गया, फार्मेकोडायनेमिक हो गया, एडीएमई वगैरह हो गया, इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। टी हाफ वगैरह जो भी है, बायोबिलिटीज वगैरह से देखने के क्वेश्चन आपको मिलती है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी और बाकी चीजें। साथ साथ आपकी क्या है एएनएस, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वहां से कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक आपने पढ़ा होगा डिप्लोमा में, ठीक है। सीएनएस, सीएनएस यानी कि कह सकते हैं कि आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। सीबीएस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि हार्ट कह सकते हैं हाइपरटेंशन हो गया, एरिथमिया हो गया, हाइपरलिपिडेमिक हो गया, इनसे रिलेटेड यानी हार्ट रिलेटेड जो भी डिजीज है उनमें यूज होने वाली ड्रग्स के बारे में। साथ में एंटीबायोटिक्स तो भूलना ही नहीं है भाई, आज जानते हैं सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट होता है। और क्या कुछ हार्मोनल जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, इनसे भी रिलेटेड पीएसएस, थायराइड वगैरह की जो दवाइयां हैं उनकी भी फार्माकोलॉजी पूछती है, और कीमोथेरेपी भी। तो यानी कि मेजर मेजर हमने यहाँ पे लिखा, सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इतने पार्ट को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और भी कुछ रिपीटेड टाइप के बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन जो है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब किसी बीमारी या किसी डिजीज को मैनेज करना है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगी इसके बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कोई दवा है तो काम कैसे कर रही है, ठीक है, अगर कोई दवा है तो काम कैसे कर रही है, उसका प्रोसेस क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि कोई दवा मतलब कोई दवा आप यूज कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ, कोई दवा अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके एडवर्स इफेक्ट यानी कि दुष्प्रभाव क्या पड़ सकते हैं आपके शरीर के ऊपर, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। थेरेप्टिक यूज, कोई दवा है उसका यूज क्या है, किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब मनहानि कह सकते हैं बच्चों कि मतलब कहाँ पे इस दवा को नहीं दे सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन। एंटीडोट, यानी कि बहुत सारे पॉइजनस केस को भी मैनेज करना होता है, तो कौन से पॉइजन में कौन सा एंटीडोट दिया जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, कौन सी दो दवाइयां एक साथ नहीं दे सकते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं,
उसको कहते हैं क्या, ड्रग इंटरेक्शन। यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में। और कुछ एग्जाम में आपको ब्रांड और जेनरिक को भी पहचानने के आता है, यानी कि कौन सा ब्रांड है कौन सा जेनरिक है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये थी आपकी फार्माकोलॉजी से, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो कुछ भी पढ़िए फार्माकोलॉजी में, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। आने वाले हमारे लेक्चर्स में हम एक एक सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक अभी हम आपको बता रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिखाएंगे, और आपको उससे जो आंसर उसको हम मतलब कह सकते हैं कि पेपर को भी सॉल्व कराएंगे और दिखाएंगे कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा है। तो अभी बने रहिए। आज पहले एक रोड मैप सेट करते हैं, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक सब्जेक्ट के जो भी वेटेज हमने बताया है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि जनरल फार्माकोलॉजी और ड्रग ऑफ चॉइस या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या जहां भी जो भी चैप्टर है यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं टॉपिक, उसमें कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं और कितनी बार आए हैं, इन सभी चीजों के बारे में आने वाले लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम अभी एक रोड मैप जो चल रहे हैं उसको डिस्कस कर लें। तो अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लगभग यहाँ पे भी क्या है 15 से 20% वेटेज बन रहा है, यानी यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। मान के चलिए 18 से 22 क्वेश्चन के आसपास आपको फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से भी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है। उनमें भी हम आपको बात कर लें कि कौन सा है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जो आप डॉक्टर का लिखा हुआ जो पर्चा है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लैटिन टर्म्स आप देखते होंगे बीडी, ओडी, टीडीएस, ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो इसका मीनिंग पूछ लेता है कि इनका मतलब क्या है, ओडी का मतलब क्या समझे, बीडी का मतलब क्या समझे, यहाँ से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेट करना, यानी कि बच्चों यहाँ पे आप बहुत सारे फार्मूला देखेंगे, डीलिंग फार्मूला, यंग फार्मूला, एवोगाड्रो फार्मूला, कॉलिंग फार्मूला, इनसे क्या होता है पीडियाट्रिक के डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो कहीं कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टैबलेट, ये तो भूलना ही नहीं है बाबू, टैबलेट से आपको जिंदगी भर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं भी काम कर रहे हो तो टैबलेट से क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन तो आता ही है कि किस टाइप का टैबलेट है, लेकिन साथ साथ टैबलेट में डिफेक्ट को पहचानना। डिफेक्ट का मतलब ये हो गया कि इसमें खराबी क्या है, हमको मतलब कैसे पहचाने हमारा टैबलेट जो है वो सही बना है कि नहीं, उसमें डिफेक्ट क्या है, उसको क्या करना, टेस्ट लगा के इवेलुएट करना, जांच करना कि सही बना है कि नहीं। बहुत सारे टैबलेट आप देखे होंगे कि कोटिंग भी होता है, तो कोटिंग को पता लगाना। साथ साथ एक्सिपिएंट, यानी कि इस दवा को बनाने में एपीआई के अलावा और कौन कौन सी एक्सिपिएंट मिलाई गई है, यानी कि एडिशनल क्या क्या चीजें दवा को बनाने में लगाई गई हैं और क्या क्या लगती हैं, इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टैबलेट के चैप्टर के लिए। बाकी कैप्सूल से भी मिलती है, लेकिन जो मेजर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी डोसेज फॉर्म, वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यूनिट ऑपरेशन आप पढ़े होंगे क्या कह सकते हैं डिप्लोमा में, हैमर मिल, बाल मिल, सीव्ड, फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन, इनसे भी क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। स्टेरिलाइजेशन की अगर बात कर ले तो पेरेंटल प्रोडक्ट, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनके इवैल्यूएशन वगैरह के भी जब हम इसके एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम और डिटेल में जाके आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे आपको मेजर चीजों को बता रहे हैं। ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, फिल्ट्रेशन और रेडिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पैकेजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे ग्लास, प्लास्टिक और रबर कंटेनर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इमल्सन और सस्पेंशन, अभी हमने बताया ना बायोफिजिक, लिक्विड, डोसेज फॉर्म, तो इनमें इमल्सिफाइंग एजेंट इसमें क्या इमल्सिफाइंग एजेंट, फ्लोकुलेशन और डिफ्लोकुलेशन सस्पेंशन होता है, उसके टाइप्स हैं, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये तो अपना हो गया क्या फार्मास्यूटिक्स वाला पार्ट। अब देखेंगे हम अपना कौन सा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसका थोड़ा सा वेटेज कम है लेकिन फिर भी अच्छे खासे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, हमने यहाँ पे मेजर कवर किया क्या, इनऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो इसमें भी आप देख लें लिमिटेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री का, तो ये टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बाकी एंटासिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, कैथलेटिक्स और एक्सपेक्टोरेंट, इनको भी आप देखते हुए चलेंगे। साथ में इनऑर्गेनिक की बात कर लें तो आइसोमरिज्म, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, कुछ दवाइयों के पूछ देते हैं, किस दवा में कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपाउंड, एल्कोहल और अमीन से रिलेटेड ये सब चीजें आप थोड़ा बहुत देखेंगे। और मेडिसिनल पार्ट से मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। इसमें क्या डीआई मतलब जीआई रिलेटेड ड्रग जो आप पढ़े होंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स, सीएनएस से रिलेटेड ड्रग, उनके मतलब यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। अभी पीछे जो हमने बात की वहां पे उसके ड्रग की क्लासिफिकेशन, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात हो रही थी, यहाँ पे उसकी केमिस्ट्री की बात हो रही है उन्हीं दवाइयों की। तो एंटीबायोटिक्स यानी एंटोमाइक्रोबियल, एंटी हिस्टामिनिक, लोकल एनास्थेटिक्स, यहाँ से भी बच्चों बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनास्थेटिक्स से। बाकी ये एनासिड्स हो गया यानी दर्द की जो दवा होती है, एंटी मलेरियल, मलेरिया के रिलेटेड दवा, सीबीएस अभी बताए थे कार्डियोवास्कुलर, उसी के अंदर अभी देखिए डायूरेटिक्स, ये भी आप अलग से पढ़े होंगे, डायबिटिक और ट्यूबरकुलोसिस, इन सभी चीजों से भी दवाइयों को
क्वेश्चन आपकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है। तो ये अपना क्या था, कोर सब्जेक्ट। बाकी अपना जो नॉन फार्मा नहीं, अभी मतलब अदर सब्जेक्ट जो है, बी पार्ट जो अपना था, उसका ये हमने एक छोटा सा बना दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जो अदर सब्जेक्ट्स हमारे आते हैं। तो उसमें है जो अपना, आप देखें तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जिससे अगर वेटेज की बात करें तो 10 से 15% आते हैं क्वेश्चन। और इसके अगर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो है आपका ब्लड वाला चैप्टर, सीबीएस कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी, यूनिटरी, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और आपको दिखाएंगे प्रीवियस ईयर में कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, नेफ्रॉन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस यानी कि फार्मेसी एथिक्स एंड लॉ जिसको कहते हैं, वहां से 8 से 10% क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट की बात करें तो शेड्यूल से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी एक्ट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। थर्ड की बात कर लें तो फार्माकोग्नोसी, ये भी एक मेजर सब्जेक्ट में ही आता है, यहाँ से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके इवेल्युएशन और कह सकते हैं क्लासिफिकेशन और थेरेप्टिक्स यूज क्लास से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं, जो दवाइयां हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके सारे वेटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको भी देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको छोड़ देना है, यहाँ से भी छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं ना, तो वहां भी आपका नंबर बढ़ जाता है, आपका जो है कह सकते हैं कि कट ऑफ में और अच्छे स्कोर करने का मौका मिल जाता है। तो मेजर को आप देखेंगे, साथ साथ इन पे भी आप फोकस करेंगे। बाकी क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जो कि केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ड्रग स्टोर एंड मैनेजमेंट, डिस्पेंसिंग फार्मेसी और फार्मेकोथेरेप्टिक्स, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर इन अदर सब्जेक्ट में बात करें तो ऊपर के जो 2-3 चैप्टर हैं, 2-3 सब्जेक्ट जो हैं, ये कह सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ से भी बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप इनको भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा फार्मा पार्ट, जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछता है, तो कुछ एग्जाम में देखिए रेशियो अलग अलग होता है। जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो फार्मा का रेशियो है, फार्मा पार्ट को आप देख पा रहे होंगे, तो 65 क्वेश्चन आने वाले हैं। और नॉन फार्मा वाले पार्ट की अगर बात कर लें तो 35 क्वेश्चन। किसी किसी एग्जाम में बात कर लें तो वहां पे जैसे एसजीपीजीआई की बात कर लें, एसजीपीजीआई, ठीक है, तो इनकी बात कर लें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन तो आते हैं। जो अगर फार्मा पार्ट की बात करें तो फार्मा पार्ट में 60% क्वेश्चन यानी कि 60 क्वेश्चन, और नॉन फार्मा की बात करें तो 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे भी रेशियो बदल जाता है। ऐसे ही आरआरबी की अगर बात करें, आरआरबी की बात करें तो यहाँ पे रेशियो 70 और 30 का हो जाता है, यानी 70 आपका फार्मा पार्ट और 30 जो है आपका नॉन फार्मा पार्ट से देखने को मिलता है। तो ये हो गया अलग अलग एग्जाम में। तो आपको सब लेके चलना है। तो हमने अभी क्या कर लिया, फार्मा पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे हम नॉन फार्मा पार्ट को। तो इनमें भी हमने अभी जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उससे जैसे कुछ टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिक्स से कह सकते हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, स्टैटिस्टिक्स यानी कि जीके कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, अवार्ड और ऑनर्स, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या है आपका जनरल नॉलेज का, साथ साथ करंट अफेयर यानी कि कितने आप अपडेट रह रहे हैं, आपको रिसेंट कितनी चीजें, लेटेस्ट कितनी चीजें पता है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो न्यूज है, क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर या इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, हेल्थ स्कीम कौन सी आई, उसके क्या महत्व है, इसके बारे में। गवर्नमेंट प्रोग्राम कौन कौन से नए नए चलाए जा रहे हैं या पुराने कौन से थे। स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंपॉर्टेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे चुनाव वगैरह होता है, जो चीजें बदलती हैं, इन सभी चीजों को आपको देखना होता है। करंट अफेयर का पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि रीजनिंग। ये तो देखिए हर एग्जाम में पूछता है, इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, रीजनिंग पार्ट तो हर एक एग्जाम में आता है। उसमें भी बहुत सारे, यहाँ पे लगभग 15 से 16 चैप्टर हैं। मेजर चैप्टर बता दें तो एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्शनल टेस्ट, रैंकिंग, एल्गोरिथम और पजल, यहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रीजनिंग वाले पार्ट से। चाहे 5 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन आए, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं। बाकी मैथ्स में वही परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ में देख लें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, इन सभी चीजों से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मेजर बात करें तो ऊपर के जो है परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनको तो आप लेके ही चलेंगे। इन सभी से एक एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ। तो ये कुछ पार्ट हो गया हमारा नॉन फार्मा के। और भी देखेंगे
जनरल साइंस अभी बताया ना कि कुछ एग्जाम में साइंस से भी क्वेश्चन, यानी कि ये आपके कह सकते हैं कि 12th लेवल पे जो आप 12th पढ़ के आए ना, उनमें जो जनरल साइंस है उनसे भी क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एवरीडे जो लाइफ साइंस है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन देखिए ये आप सब पढ़ के आए लेकिन वॉश आउट हो जाता है क्योंकि पुराना हो गया है। तो अगर एक बार आप इसको देखते चले, कुछ फार्मूला को देखते चले, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन को देखते चले, तो यहाँ पे भी आप अच्छा खासा स्कोर करके अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं और सिलेक्शन आपका और सिक्योर हो सकता है। कंप्यूटर के भी अभी हमने बताया कि कुछ एग्जाम में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कंप्यूटर के जनरल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फंडामेंटल हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सब आपने चलाया है, देखा है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको देखना होता है। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट, ईमेल और ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादातर क्वेश्चन ग्रामर, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एरर डिटेक्शन एग्जामिनर का अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एरर फाइंड आउट करने को आपको देता ही देता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके दे सकता है और कॉम्प्रिहेंशंस भी आते हैं। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए किसके, इंग्लिश के। ऐसे हिंदी की बात करें तो उसका हिंदी वर्जन, जैसे व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, जो भी है संधि, समास और अशुद्धि, यानी कि पहचानना होता है कि कहाँ पे सेंटेंस में गलती की गई है। इन सभी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो लास्ट वाला अपना जो टॉपिक है ना बच्चों, ये वाला टॉपिक, ये सिर्फ आपको कुछ स्पेशल, जैसे अगर स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे आपने यूपी ट्रिपल एससी की बात कर ली, ऐसे गुजरात का होता है, महाराष्ट्र का होता है, बाकी जगह का, तो वहां से रिलेटेड जो आपके जो कह सकते हैं कि जीके टाइप के जो क्वेश्चन है, उनसे भी क्वेश्चन, यानी कि आप अपने स्टेट के बारे में कितना अवेयर है, कितना जानते हैं, इससे भी परीक्षण किस एग्जाम में होता है। जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी में आने वाला है, तो वहाँ पे आपको यूपी की हिस्ट्री, यूपी ज्योग्राफी और क्या यहाँ के कल्चर, अपने वहाँ का कल्चर क्या है, इकोनॉमी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या चल रही है, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज या इंपॉर्टेंट प्लेस, रिवर्स और डैम, इन सभी चीजों को, साथ में डांस है या कहीं का कुछ भाषा वगैरह, इनसे रिलेटेड भी चीजें पूछ लेता है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप देखते हुए अगर आप तैयारी को कर रहे हैं तो आप बहुत ही बेहतर चीजों को कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने पूरा का पूरा एक मैप तैयार कर लिया। नेक्स्ट के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम इसमें से जो अभी हमने आपको बताया कि फार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट है, अभी आप देखें कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है, और ये जो चैप्टर है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, इनको हम आपको टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और दिखाएंगे कि देखिए अगर हमने यहाँ पे बात कर ली, सपोज करिए हमने यहाँ पे बात कर ली कि ब्लड, तो ब्लड एक चैप्टर आपका है, तो ब्लड से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस एग्जाम में पूछे, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, उनका लेवल क्या है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे और दिखाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ताकि आप उसको समझ पाए और एनालाइज करके अपने परफॉर्मेंस को और बेहतर कर पाए। ठीक है, तो आज का मुख्य उद्देश्य बच्चों यही था कि तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में जानना। बाकी अगर आप इस बात को समझ गए, कंपटीशन को एनालाइज कर लिए, एग्जाम के सिलेबस को समझ गए, पैटर्न को समझ गए और टाइम को समझ गए, तो उसके साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही बच्चे अच्छे से स्कोर आप कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बाकी अपने उदित फार्मेसी के चैनल पे इनसे रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन कराया जा रहा है, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि आदित्य सर हैं और क्या कह सकते हैं, स्वाति तेजवानी मैम, दीपक सर, इन सभी लोगों का कुछ लेक्चर्स डेली की डेली आ रहे हैं। वहां पे आप अटेंड करिए क्लास को और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रैक्टिस को कराया जा रहा है और अभी एग्जाम में टाइम है, तो अभी क्या है कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ, जैसे हमने बताया कि स्मार्ट वर्क करना जरूरी है, तो अभी आपका मेन काम क्या है, अगर यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे हैं स्पेशली, तो आपका मेन काम क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या करना है, प्रैक्टिस करना, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको क्या करें, आसानी से अटेम्प्ट कर पाए और अपने नंबर को बढ़ा पाए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी होगा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।